5 नवंबर 1996 की बात थी और वक्त था रात के 1:30 बजे का। पाक फौज के जवानों ने गवर्नर हाउस लाहौर को घेरा हुआ था और उनका मकसद था वहां मौजूद सरमायाकारी के फेडरल मिनिस्टर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करना। तमाम एयरपोर्ट्स सील कर दिए गए थे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो समेत उनके सैकड़ों साथियों के नाम ECL में डाल दिए गए थे। इस्लामाबाद की सड़कों पे भी पाक फौज गश्त कर रही थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस सब से बेखबर अपने घर पे सो रही थी और वो शायद ये नहीं जानती थी कि उनके एक साबका अंकल, जिनको बरसों पहले वो अपनी पार्टी से फारिग करके भूल भाल चुकी हैं, उनकी जगह मुल्क के निगरान वजीर आजम बना दिए गए हैं और उनके जिम्मे 3 माह में इलेक्शन करवाने के अलावा एक और भी काम लगा दिया गया है। वो काम क्या था, क्या वो उसको पूरा कर पाए और इसमें कितने कामयाब हुए, आज की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सीरीज में यही सब आपको बताया जाएगा। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो। BBC के नुमाइंदे ने जब असेंबलियां टूटने की खबर सुनी तो उन्होंने तस्दीक के लिए वजीर आजम हाउस टेलीफोन किया तो उनको बताया गया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सो रही हैं। शायद असेंबलियां टूटने की ये खबर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज थी। वजीर आजम हाउस के बाहर फौजी जवान मौजूद थे और कल तक पाकिस्तान की रहने वाली वजीर आजम हाउस रेस्ट हो चुकी थी और उनके इंटरकॉम्स भी बंद कर दिए गए थे। इनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी उनको मिलना चाहती थी लेकिन उनको घर के बाहर ही रोक दिया गया और वो बाहर सड़क पे बैठी इजाजत मिलने का इंतजार कर रही थी। सड़कों पे मसला अफवाज के जवानों को देखकर अपोजिशन के लोग रक्स कर रहे थे और पीपल्स पार्टी के खामी लोग पुलिस के हाथों उठाए जा रहे थे। सबको पकड़कर जेलों में डाला जा रहा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया लेकिन उनके शोहर आसिफ जरदारी को लाहौर से इस्लामाबाद सहाला रेस्ट हाउस में ले जाया गया और फिर वहां से कराची किसी खुफिया मुकाम पर ले जाकर उनसे पूछगिछ शुरू कर दी गई। 18 दिसंबर 1996 यानी गिरफ्तारी के तकरीबन 40 दिन बाद आसिफ जरदारी पे मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर बाकायदा गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया। आसिफ जरदारी पे मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस, हाउस ट्रेडिंग, SGS कोटेकना से $5 करोड़ रिश्वत लेने और आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा 11 करोड़ रुपए में बेचने के इल्जामात थे। अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जगह पे निगरान वजीर आजम मलिक मेराज खालिद निगरान वजीर आजम थे। मलिक मेराज खालिद जुल्फकार अली भुट्टो के साथी थे और 6 माह के लिए वजीर आला पंजाब भी रहे थे। वो 3 माह में इंतखाबात कराने के साथ साथ इस हुक्मरान जोड़े के एहतसाब पर भी जुट गए। अगर साबिक हुक्मरानों का एहतसाब करना था तो जाहिर है सबसे पहले अपनी हलाकी हैसियत बरतर दिखाना जरूरी था। तो उन्होंने सादगी को अपनाया, हुकूमती अखराजात कम किए, वज़रा की तनख्वाहें कम की, बैरूनी ममालिक में इलाज वो रोक दिया और प्रोटोकॉल के बजाय एक गाड़ी में सफर करना शुरू कर दिया। बहरहाल जो भी था, जाती जिंदगी में भी मलिक मेराज खालिद एक सादगी पसंद आदमी थे। सादगी का चैलेंज तो आसानी से हल हो गया लेकिन इस दौरान दूसरा चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इब्तदा में उन्हें यकीन था या उनके मातहतों की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि एहतसाब चंद रोज की बात है, सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं। चंद हफ्तों में ही सारे करप्ट सियासतदान और हुक्मरान सलाहों के पीछे होंगे और लूटी हुई दौलत पाकिस्तान के कौमी खजाने में वापस आ जाएगी। निगरान वजीर आजम करप्ट हुक्मरानों की ऐसी फहरिस्तें बनते देख रहे थे जिन्हें देखकर कौम हैरान रह जाए। उन्होंने शायद सादगी में या किसी के कहने पर ये तक कह दिया कि आलमी इदारे पाकिस्तान की लूटी हुई रकम पाकिस्तान को वापस दिलवाएंगे
ان کے مطابق عالمی اداروں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ قرض کی وہ رقوم جو IMF اور دوسرے ممالک سے ملتی ہیں حکمران ان کو دوسرے ممالک کے بینکوں میں رکھوا دیتے ہیں، اور ملک معراج خالد نے یہ رقم واپس دلوانے کا بھی قوم سے وعدہ کر لیا۔ سارے کام جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں انہوں نے عدالتوں کو بھی 3 ماہ میں سارے کیسز نمٹانے کا حکم جاری کر دیا۔ ان کا دیانتدارانہ خیال تھا کہ اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم دوسرے ممالک سے واپس آ جائے گی تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ اس قدر جذباتی تھے کہ 60 دن میں معجزاتی طور پر کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ معجزات کس طرح جنم لیں گے اور کس طرح ختم ہوں گے۔ حالانکہ ان کی کابینہ میں مشہور سیاستدان جیسے ارشاد احمد حقانی، شفقت محمود اور عابدہ حسین وغیرہ بھی شامل تھے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا۔ احتساب کے لیے نگران وزیر اعظم کے پاس سب سے بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ ان کی شخصیت پہ کوئی بدعنوانی کا دبا نہیں تھا، لیکن اس احتساب کے نعرے کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت پہنچا جب سب کو پتا چلا کہ یہ احتساب صرف ایک پارٹی یعنی صرف پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے، اور آصف زرداری پہ مرتضی بھٹو کے قتل کا مقدمہ تھا اور وہ اسی میں گرفتار ہوئے تھے۔ لیکن اسی الزام میں سابق وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر، وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ اور اسی مقدمے میں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بیورو انٹیلیجنس کے سربراہ مسعود شریف خٹک کو بھی دھر لیا گیا تھا۔ اس کے برعکس محترمہ بینظیر بھٹو اپنے بھائی کے قتل کا الزام صدر فاروق لغاری پہ لگاتی تھیں۔ جواب میں صدر فاروق لغاری بھی چپ نہیں تھے اور کھل کر کہہ رہے تھے کہ مرتضی بھٹو کے قتل کا علم پہلے سے محترمہ بینظیر بھٹو کو تھا اور وہ آصف زرداری کو قاتل کہہ رہے تھے۔ اسی دوران نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مرتضی قتل کیس کے لیے جو برطانیہ سے ڈیلیگیٹو بلائے گئے تھے وہ بھی جعلی تھے۔ آصف زرداری جنہیں اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی، جب کسی پیشی پہ بھی آتے تو وہ چلا چلا کر یہی کہتے کہ انہوں نے تو کبھی تیتر بھی نہیں مارا، مرتضی بھٹو کو کیسے مار سکتے ہیں۔ سراج درانی، شعیب سڈل اور شفقت مرزا کو بھی اس قتل میں ملوث قرار دے کر ایسی خبریں شائع کی جاتی جیسے سارا کیس حل ہو گیا ہے اور اب پولیس چالان کاٹے گی، وعدہ معاف گواہی دیں گے اور صدر آصف زرداری قاتل ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ مقدمہ جس گرد کے طوفان کی طرح اٹھا تھا اسی طرح بیٹھ گیا۔ صرف مرتضی بھٹو قتل کیس ہی نہیں، بہت سے دوسرے کیسوں کو بھی کھول کر پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جو انتخابی مہم چلا سکتے تھے سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ آصف زرداری تو خیر گرفتار ہی تھے، لیکن ان کے والد حاکم علی زرداری کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ ناہید خان نے نوید قمر اور رحمان ملک سمیت تقریباً 56 لوگوں کی ایک فہرست تیار کی، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ سب کرپٹ حکمران ہیں اور ان کی کرپشن کے ثبوت مل چکے ہیں۔ ان سب کی بیرون ملک جانے پر پابندی تھی اور بیشتر کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ ان سب میں سب سے یادگار گرفتاری رحمان ملک صاحب کی تھی۔ رحمان ملک FIA کے ادارے کے سربراہ تھے اور 27 نومبر کو جب وہ اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے تو ان کے ماتحت اندر داخل ہوئے، ان کو گرفتار کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صرف یہی نہیں، ان کو اس سیل میں بند کیا گیا جہاں چند روز پہلے شہباز شریف کو بند کیا گیا تھا۔ احتساب کے اس سلسلے میں ایک اور شخصیت کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے ڈیزل اور گندم کے سودوں میں کمیشن کھایا ہے، اور وہ تھے مولانا فضل الرحمان، اور یہ الزام آج بھی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ آب و تاب کے ساتھ اٹھنے والے اس غبارے کی آہستہ آہستہ چند ہفتوں میں ہوا نکلنے لگی تھی، اور اب نگران وزیر اعظم آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ بیانات ان کے تکیہ کلام میں بھی
तब्दीली आ रही थी, जहां पे वो कहते थे कि सब करप्ट हुक्मरान जेलों के पीछे होंगे, लूटी हुई रकम वापस मिलेगी। अब वो कह रहे थे कि एहतसाब के लिए हमारे पास वक्त कम है, एहतसाब के लिए कमोबेश 2-3 साल चाहिए, क्योंकि उनके सबूत मिलने में मुश्किलात का सामना है। और जिनको वादा मुआफ गवाह बनाया गया था, उन सब की गवाहियां भी बेनतीजा निकली। अब निगरान वजीर आजम खालिद मेराज को मालूम हो गया था कि वो शायद जोशे खताबत में कुछ ज्यादा बोल गए हैं। अब वो बैलेंस करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हकीकत पसंदी की तरफ आ रहे थे और वो मायूस भी हो रहे थे। और जब ज्यादा मायूस होने लगे तो एक जगह पे एहतियात का दामन छोड़ बैठे और गुस्से में कह गए कि सारी कौम ही करप्ट है और जहनी मरीज है और इंसानियत से महरूम है। कुछ दिन और गुजरे तो वो खुद को नाकाम समझने लगे और कहने लगे कि हम एहतसाब नहीं कर सके, अगर हमको नाकाम कहा जाए तो कह सकते हैं। और आज हम एहतसाब के अमल को मशकूक नजरों से देखते हैं। उसकी एक वजह यही है कि एहतसाब जब भी हुआ किसी एक पार्टी का हुआ। इन्हीं कुछ वजूहात की बना पर काजी हुसैन अहमद जज्बाती हो गए और उन्होंने इलेक्शन से बाइकाट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम धरने देंगे, ना वोट डालेंगे, ना वोट डालने देंगे। जमात इस्लामी को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इत्तेहादी जमात समझा जाता था, इसलिए मुख्तलिफ चामगोइयां होने लगी कि अगर इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा। तो सबकी नजर में यही था कि शायद सदारती निजाम आ रहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी सदर फारूक लगारी पे इल्जाम लगाती कि वो सदारती निजाम लाने के लिए इस्लामाबाद में किंग्स पार्टी तश्कील दे रहे हैं। और मजीद तकवीत इस बात को उस वक्त मिली जब सदर मुमलकत ने कौमी नोयत का एक और अहम फैसला कर दिया। उन्होंने कौमी सलामती कौंसिल तश्कील देने का ऐलान कर दिया और इसकी तश्कील में अफवाज पाकिस्तान को भी अहम रुकन करार दिया। ये इतना बड़ा फैसला था कि इसे पार्लियामेंट से मंजूर होना चाहिए था। बीबीसी ने भी तनकीद की और लिखा कि पाकिस्तान ने हुकूमती मामलात में फौज को शरीक कर लिया है। इमरान खान और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही थी जो इसकी हिमायत कर रही थी। सलामती कौंसिल का पहला इजलास उसके क्याम के ठीक 2 दिन बाद 8 जनवरी 1997 को इस्लामाबाद में हुआ। कौमी सलामती कौंसिल के पहले इजलास में सियासत पे बहुत ज्यादा बहस हुई और ये इजलास 7 घंटे तक जारी रहा, जिसमें निगरान हुकूमत अपने दौर में की गई कारकर्दगी की सफाइयां पेश करती रही। लेकिन इजलास में मौजूद मसल्ला अफवाज के नुमाइंदों ने उनकी कारकर्दगी पे सुस्त रवि और अदमे इत्मीनान का इजहार कर दिया। ताहम इजलास में इलेक्शन बर वक्त कराने का ऐलान भी किया गया, जिसकी वजह से सदारती निजाम के गबारे से हवा निकल गई। जमात इस्लामी तो खैर इलेक्शन का बाइकाट कर चुकी थी और पीपल्स पार्टी एहतसाब, मीडिया और निगरान हुकूमत के दरमियान फंसी हुई थी। और ऐसे में मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी मुहिम खुलकर चलाने का मौका मिल गया था। अब मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल सिर्फ एक ही शख्स था जिससे वो ज्यादा खतरा महसूस कर रहे थे और वो नई बनने वाली सियासी जमात तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, जिनको उन्होंने चंद बरस पहले सियासत में आने की दावत दी थी। आज अगर आप इमरान खान और नवाज शरीफ के लहजे की तलखी देखते हैं तो इस तलखी और सख्ती के पीछे बोए जाने वाले बीज 1996 में बोए गए थे। नवाज शरीफ ने लाहौर हल्का NA-95 से लड़ने का ऐलान किया तो इमरान खान ने भी उनको चैलेंज कर दिया और उनके मुकाबले में अपने कागजात भी NA-95 में ही जमा करवा दिए। इमरान खान नवाज शरीफ को गीदड़ शरीफ क्यों कहते थे? सीता वाइट की कहानी क्या थी? ट्रयान खान उनकी बेटी कैसे बनी? किस अदालत ने ट्रयान खान को खान का सरनेम दिया? मुस्लिम लीग नून और 6 माह पहले बनने वाली सियासी जमात का इंतखाबी दंगल कैसा था? ये सब हम आपको अगली किस्त में दिखाएंगे।
میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔